पाठ 8 स्कूल मुझे अच्छा लगा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। जब तोतो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, तो चांद ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो मो ए का कुन। तो चांद माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखाई दी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ के स्कूल मैदान में। स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थीं, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो। बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम स्कूल में आ सकोगी, समझी? माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यही नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वह हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिल भवन में था। वहाँ पूछने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, और अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं। पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी। जब माँ और तो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी।
जल्दी से झुककर तोतोचान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर उसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतोचान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतोचान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं। मैं तोतोचान से बात करना चाहता हूँ। तोतोचान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने कुर्सी खींची और तोतोचान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतोचान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गडमड, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस स्टेशन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि उससे टिकट न लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोतोचान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि उसके पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तोतोचान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है, तोतोचान ने सोचा। कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी तो जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े खुद माँ सीती थी, पर वह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में ही घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतोचान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतोचान को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक ये शब्द थे उनके,
और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्होंने सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी, और पिछली शिक्षिका को वह जानकर भी आश्चर्य होता था कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर या जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियाँ उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पीछे स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तोतो चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। ज़रा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेज़ों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे। वाह, क्या मज़ा है, तोतो चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। तोतो चान का स्कूल जाना। हेडमास्टर के कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उससे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तोतो चान को यूँ निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में इस स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। तेत्सुको कुरियोनागी। तेत्सुको कुरियोनागी जापानी लेखिका हैं। तेत्सुको कुरोयानागी जापानी लेखिका हैं।
इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इनकी पुस्तक तोतो-चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का ही एक अंश है।